दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी थी कि कई बच्चों के मुझे रिसेंटली कमेंट्स आए हैं कि मैम हम जो है वो बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अभी जो है वो 13 से 15 अगस्त तक जो है वो ओसवाल बुक्स की साइट पर ग्रेट फ्रीडम सेल चल रही है, जिसके तहत आप बैंक, एसएससी, डिफेंस या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स को परचेस अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजन और मतलब कि ओसवाल बुक्स की साइट का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आप दीपिका 10 कोड ये अप्लाई करके जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट को भी ग्रैब कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार जो है वो इसे आप चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के हमारे पहले वर्ड को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है अग्रेजस। दोस्तों इसे अग्रेजस प्रोनाउंस करना है और ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, बेहद खराब, घोर, निंदनीय या फिर अत्यंत आपत्तिजनक जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स हैं। यानी कि अग्रेजस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा गलत है या फिर शॉकिंग है, उसे हम अग्रेजस कह सकते हैं। ठीक है, इस वर्ड का यूज़ जो है वो तब किया जाता है जब किसी मिस्टेक, किसी बिहेवियर, एक्शन या फिर सिचुएशन की सीरियसनेस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, तब हम जो है वो मतलब कि अग्रीजस का यूज कर सकते हैं। सिंपल मिस्टेक के लिए अग्रीजस नहीं बोल सकते हैं। जब कोई गलती या फिर बिहेवियर इतना बैड हो कि देखकर लगे कि ये तो हद से ज्यादा ही गलत है, तब आप अग्रीजस का यूज कीजिएगा। सिंपल कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसे हम अग्रीजस नहीं कहते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का जो है वो होमवर्क भूल जाना, ये कोई अग्रीजस मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल छोटी सी मिस्टेक है। ठीक है, इसे अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम में जानबूझकर चीटिंग करना और फिर किसी इनोसेंट स्टूडेंट पर चीटिंग का ब्लेम लगा देना, ये होता है अग्रीजस बिहेवियर। ठीक है, यानी कि ये तो हद से ज्यादा गलत है। ऐसी जब आपको फीलिंग आती है यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, अग्रीजस हम उसे कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि किसी फ्रेंड का एक बार लेट हो जाना किसी मीटिंग के लिए या फिर स्कूल आने के लिए, तो ये जो है वो नॉर्मल मिस्टेक है, कोई अग्रीजस मिस्टेक नहीं है, इसे सुधारा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड का जो है वो बर्थडे याद होने के बाद भी जानबूझकर जो है वो उसे शर्मिंदा फील करवाना, एम्बैरस करना सबके सामने उसका मजाक उड़ाना, तो ये अग्रीजस बिहेवियर कहलाता है। कि भाई आप जो है वो पता होते हुए भी उसका स्पेशल दिन खराब कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसके बारे में भला बुरा कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए यहाँ पर हम जो है वो अग्रीजस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि अग्रीजस ऑर्डिनरी बैड नहीं होता है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं होती है, बल्कि एक्सट्रीमली बैड या फिर अनएक्सेप्टेबल यानी कि जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ होती है। इस सेंस में आपको जो है वो ध्यान रख के चलना है। और ये भी हमने समझ लिया है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स है यानी कि सिनोनिम्स में। तो जैसे कि यहाँ पर आउटरेजस है, अपॉलिंग है या फिर हॉरेंडस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है आउटरेजस। दोस्तों आउटरेजस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही शॉकिंग होना, अनएक्सेप्टेबल होना, अनरीजनेबल होना, उसे हम जो है वो आउटरेजस कहते हैं। यानी कि आउटरेजस का फोकस किस चीज़ पर होता है कि किसी चीज़ के शॉकिंग या फिर अनएक्सेप्टेबल होने पर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई रेस्टोरेंट में कस्टमर को गलत बिल दे देता है और उसके बाद भी जो है वो क्लियरली मिस्टेक दिखने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसे अगर लेने पर इंसिस्ट करता है कोई, तो कस्टमर को ये आउटरेजस लग सकता है, यानी कि शॉकिंग लग सकता है। कभी एक तो जो मतलब कि तुम्हारी सामने से गलती है और ऊपर से जो है वो तुम मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज भी ले रहे हो। यानी कि जब चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हो जाती है आपके लिए, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसे आप मान नहीं सकते, या फिर आपको जब चीज़ें अनरीजनेबल लगती है, शॉकिंग लगती है, तब हम जो है वो आउटरेजस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है अपॉलिंग। दोस्तों अपॉलिंग का मतलब होता है इतना बुरा या फिर इतना शॉकिंग कि देखकर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट या फिर आपको शॉक लगे, उसे हम जो है वो अपॉलिंग कह सकते हैं। यानी कि अपॉलिंग किसी सिचुएशन की शॉकिंग या फिर डिस्टर्बिंग नेचर पर फोकस करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर स्कूल कंपटीशन के लिए किसी स्टूडेंट ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हो और किसी ने जो है वो जानबूझकर उसका जो प्रोजेक्ट है वो डैमेज कर दिया, तो ये अपॉलिंग बिहेवियर होगा कि भाई उसे देखकर जो है वो आपको बुरा लगा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, इतना कोई बुरा कैसे होगा, या फिर मतलब कि देखकर आपको शॉक लगा। ये होता है किसी चीज़ का अपॉलिंग होना। ठीक है,
हॉरेंडस हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि बहुत ही खराब होना या फिर बहुत ही टेरिबल होना, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट होना, जिसे देखकर आपको जो है वो थोड़ा अजीब सा लगे, खराब लगे, ओके, यानी कि टेरिबल लगे, तो उसे हम जो है वो हॉरेंडस कहते हैं। हॉरेंडस का यूज़ जो है वो एक्सट्रीमली जब बैड सिचुएशंस होती है या फिर आपका कोई मतलब कि खराब एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ को लेकर, तो उसको जो है वो ब्रॉडली दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी अम्यूज़मेंट पार्क में राइड की मेंटेनेंस बिल्कुल ही ना की गई हो और विजिटर्स को मतलब कि अनसेफ सिचुएशन फेस करनी पड़े, तो मेंटेनेंस की कंडीशन को कैसे कहेंगे? हॉरेंडस कहेंगे कि भाई ये कितनी टेरिबल कंडीशन है। ऐसे में अगर मतलब कि कोई भी अगर बंदा चला जाए उस राइड में तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी जो है वो यहाँ पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इस तरीके से हम जो है वो हॉरेंडस का यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो सारे सिनोनिम्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि माइनर है, एक्सेप्टेबल है या फिर रीजनेबल है। माइनर का मतलब होता है कोई चीज़ जो छोटी है, कम सीरियस है, इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, कोई छोटी मोटी गलती होती है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है ना, उसे हम माइनर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो नोटबुक में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बहुत ही माइनर मिस्टेक है, इसके लिए हम जो है वो अपॉलिंग, हॉरेंडस या फिर ऐसे वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। या फिर हमारा जो मेन वर्ड है एग्रेजियस, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही बैड सिचुएशन या फिर बहुत ही बड़ी मिस्टेक, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माइनर होता है बहुत ही छोटी मिस्टेक होना। एक्सेप्टेबल क्या होता है? एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि भाई जो चीज़ सेटिस्फैक्टरी है या फिर मानी जा सकती है, जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसे हम एक्सेप्टेबल कहेंगे। अग्रीजियस बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल होता है, जबकि एक्सेप्टेबल बिहेवियर रीजनेबल होता है, ठीक माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड से मीटिंग के टाइम में जो है वो थोड़ा चेंज करने के लिए जो है वो पहले से ही पूछ लेना, ये एक्सेप्टेबल होता है कि भाई हम जो है वो थोड़ी देर बाद मिल लेते हैं, इस तरीके से ये एक्सेप्टेबल है, कोई गलती नहीं हुई है यहाँ पर, इस तरीके से। रीजनेबल हमारा तीसरा वर्ड आता है। रीजनेबल का मतलब होता है जो फेयर, सेंसिबल या फिर लॉजिकल होता है, उसे हम रीजनेबल कहते हैं, ठीक है। रीजनेबल किसी सेंसिबल और फेयर एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर फ्रेंड जो है वो आपका कोई फ्रेंड तुमसे जो है वो एक बुक जो है वो मतलब कि बोरो करता है, कुछ एक्स्ट्रा दिन जो है वो रखने की परमिशन पोलाइटली मांगता है, तो उसकी रिक्वेस्ट कैसी है? रीजनेबल है, सेंसिबल है, फेयर है। आपने उसने जो है वो आपसे कोई झगड़ा तो नहीं किया या फिर आपसे छीना झपटी तो नहीं की, प्यार से मांगा, परमिशन ली, ये रीजनेबल होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझते हुए चलना है। अब हमारे एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द टीचर वॉज शॉक्ड बाय हिज अग्रेजियस बिहेवियर ड्यूरिंग द एग्जाम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एग्जाम के टाइम उस स्टूडेंट ने बहुत ही सीरियस और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर दिखाया, जिससे टीचर को मतलब कि टीचर जो है वो शॉक हो गई। तो यहाँ पर अग्रेजियस सिर्फ बैड नहीं बता रहा है, किसी चीज़ के बैड होने को नहीं बता रहा है, बल्कि ये शो कर रहा है कि उसका बिहेवियर एक्सट्रीमली रॉन्ग और अनएक्सेप्टेबल था, यानी कि ऐसा था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, ओके, इस तरीके का उसका बिहेवियर था। तो इस तरीके से हमने समझा है कि अग्रेजियस यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विंज। दोस्तों इसे विंच बोलते हैं, और विंच ये जो वर्ड है ये वर्ब के सेंस में और नाउन के सेंस में दोनों ही तरीके से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लगातार शिकायत करना, बेवजह रोना धोना करना, या फिर छोटी छोटी बातों पर जो है वो ग्रम्बल करना, शिकायत करते रहना, इसका ये मीनिंग होता है वर्ब के सेंस में। नाउन के सेंस में इसका मीनिंग होता है शिकायत या फिर रोना धोना, इस तरीके से। यानी कि विंच का मतलब होता है कि किसी छोटी या फिर अननोइंग प्रॉब्लम के बारे में बार बार कंप्लेन करना, स्पेशली ऐसे तरीके से जो दूसरों को इरिटेटिंग लग सकता है, यानी कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है कि किस तरीके से कंप्लेन कर रहा है, ऐसा, ओके। इस वर्ड का जो यूज़ है वो मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा होता है, जब कोई पर्सन हर छोटी बात पर यानी कि ये खराब है, वो खराब है, ऐसा करता रहता है, या फिर किसी चीज़ में नुक्स निकालता रहता है, तो अगर ऐसा वो कंटिन्यूसली कंप्लेन करेगा किसी चीज़ के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि वो विंज कर रहा है, यानी कि शिकायत कर रहा है, कंटिन्यूसली जो है वो एक तरीके से रोना धोना मचा रखा है उसने, इस तरीके से हम कहेंगे, ठीक है। इसमें यूजुअली कंप्लेंट के साथ जो है वो थोड़ा वीनिंग या फिर अननेसेसरी कंप्लेंट का सेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों जैसे कि अगर मैंने कहा कि विंज का जो मतलब है वो नॉर्मल कंप्लेंट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड को जो है वो एक बार बोलना कि मूवी जो है वो बोरिंग थी। अगर आपने ऐसा बोल दिया, आप कोई मूवी देखने गए थे आपके फ्रेंड के साथ और आपको जो है वो मूवी पसंद नहीं आई, आप जब बाहर निकले तो आपने जो है वो फ्रेंड से शेयर किया कि मुझे इतनी कुछ खास जो है वो अच्छी नहीं लगी मूवी, तो ये तो नॉर्मल कंप्लेंट करना हो गया, एक बार बोल दिया बस हो गया। लेकिन फ्रेंड का जो है वो पूरी मूवी के बाद बार बार अगर बोलते रहता है वो कि मूवी बोरिंग थी, सीट्स भी अनकंफर्टेबल थी, पॉपकॉर्न भी इतने अच्छे नहीं थे, सीन्स भी अच्छे नहीं थे, एक्टिंग भी खराब थी, यानी कि कांस्टेंट बार बार जो है वो शिकायत कर रहा है ना, तो ये होता है मतलब कि विंज करना, ठीक है। वैसे उसी तरीके से
अगर कोई बच्चा होमवर्क के बारे में अगर बार बार कंप्लेंट करता है कि होमवर्क बहुत ही ज़्यादा है, मुझे नहीं करना है, ये बोरिंग लगता है, मैं कल स्कूल भी नहीं जाऊँगा, इस तरीके से मतलब कि लगातार जो है वो कंप्लेंट करते रहना, ये विंज करना होता है। विंज करने में और नॉर्मल कंप्लेंट करने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। विंज करना सिर्फ कंप्लेंट करना नहीं होता है, बल्कि बार बार इरिटेटिंग तरीके से कंप्लेंट करते रहना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सिनोनिम्स की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि कंप्लेन है, विन है या फिर ग्रम्बल है। कंप्लेन का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम, इनकन्वीनियंस या फिर जो अनफेयर सिचुएशन है उसके बारे में अपनी डिससेटिस्फैक्शन बताना, उसे हम कंप्लेन करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी बस जो है वो लेट हो जाती है तो आप बोल सकते हो घर आकर कि भाई आज बस जो है वो लेट थी, तो वो होता है कंप्लेन करना। विन इसका मतलब क्या होता है, दूसरा हमारा वर्ड आता है वाइन, विन, जो भी आप प्रोनाउंस कर सको। इसका मतलब होता है अनॉइंग या फिर मतलब कि बहुत ही चाइल्डिश टोन में कंप्लेंट करना, बचकाने जैसे, एकदम मतलब कि बच्चों जैसे बचकानी हरकतें करना, उसे हम वाइन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा बार बार बोलता रहता है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना, मुझे दूसरा गेम चाहिए, मुझे लाके दो, मुझे लाके दो, ऐसे जब जिद करता है बच्चा, यानी कि कंप्लेंट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई बच्चा जो है वो वीन कर रहा है, इस तरीके से हम कहेंगे। ग्रम्बल हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि लो वॉइस में या फिर डिससेटिस्फैक्शन के साथ मतलब कि कंप्लेन करना। जैसे कि आप जो है वो देखते हो ना कि बहुत बार क्या करते हैं लोग कि भाई मतलब कि बहुत ही धीमी आवाज़ में मतलब कि बस खुद को सुने, ऐसे जो है वो मतलब कि कुछ ना कुछ उनका जो है वो हनी में जैसे कैसे वी बज करती है, यानी कि जो मधुमक्खी होती है जिस उसकी बजिंग आपने सुनी होगी ना, उस तरीके से वो ग्रम्बल करते रहते हैं, यानी कि मन ही मन में जो है वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं अपनी ही आवाज़ में, तो उसे हम ग्रम्बल करना कहेंगे। अक्सर ये जो मतलब कि कंप्लेंट होती है ग्रम्बल वाली, ये क्वाइटली या फिर अंडर द ब्रेथ होती है, यानी कि सिर्फ हमें ही सुनती है, हम जो है वो मतलब कि अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब फैमिली पिकनिक के लिए जो है वो जल्दी निकलती है, तो अगर मान लीजिए कि कोई स्लीपी पर्सन जो है वो पूरे रास्ते रास्ते क्या बड़बड़ाते जाएगा, इतने जल्दी क्यों निकले, मैंने तो बोला था सुबह जो है वो जल्दी नहीं निकलना चाहिए था, मेरी नींद भी नहीं हुई, मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हुआ। ये होता है ग्रम्बल करना, अपने आप को ही जो है वो कंप्लेंट करते रहना, इस तरीके से। ओके, सारे वर्ड्स क्लियर है। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि प्रेज है, अप्रिशिएट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। प्रेज का मतलब होता है कि किसी की अच्छी क्वालिटी, किसी का अच्छा एफर्ट या फिर जो अचीवमेंट है उसकी तारीफ करना। प्रेज में जो है वो तारीफ का आइडिया होता है। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड ने तुम्हारे लिए एक डिफिकल्ट पजल सॉल्व करने में आपकी हेल्प की और तुमने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा सॉल्व किया है, तो ये प्रेज करना हो गया, तारीफ करना हो गया। अप्रिशिएट हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ या फिर किसी एफर्ट की वैल्यू समझना या फिर उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, उसे हम जो है वो अप्रिशिएट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारा सिबलिंग तुम्हारे लिए बिना बोले जो है वो पानी की बोतल जो है वो भर देता है और तुम जो है वो उसे थैंक यू बोलते हो, तो तुम उसके एफर्ट को क्या कर रहे हो, अप्रिशिएट दिखा रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, सॉरी, इस तरीके से, या फिर आप जो है वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, ऐसा हम कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी की तारीफ में अच्छी बात कह देना, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़की जो है वो मतलब कि अच्छे से तैयार होकर आई, अच्छी ड्रेस पहनी है उसने, और आपने कह दिया कि तुम बहुत अच्छी यानी कि दिख रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, ये कॉम्प्लीमेंट करना हो गया, एक तरीके से तारीफ करना या फिर मतलब कि अच्छी बात कह देना, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो इसी के साथ हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, ही kept whinging about the long wait at the restaurant। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि वो रेस्टोरेंट में जो है वो बहुत देर तक वेट करने की बाद जो है वो मतलब कि बार बार कंप्लेन कर रहा था कि यार कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं, खाना अभी तक नहीं आया है, कोई ऑर्डर लेने नहीं आया है, कितनी देर लगेगी, होटल की सर्विस यानी कि रेस्टोरेंट की सर्विस कितनी ख़राब है। तो यहाँ पर जो है वो विंजिंग का सेंस सिर्फ एक बार कंप्लेंट करने से नहीं है। यानी कि अगर आप एक बार बोलते ना कि यार खाना बहुत ही लेट हो रहा है, शायद जो है वो स्टाफ अनअवेलेबल है या फिर मतलब कि स्टाफ मैनेज नहीं कर पा रहा, ये एक बार हो गया। लेकिन अगर आप लगातार ही उस बात को जो है वो बढ़ाए जा रहे हो तो वो विंजिंग करना होता है, फिर विंज करना होता है। इस तरीके से आपको समझना है। आई होप आपको ये भी वर्ड क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एब्जेक्ट। दोस्तों एब्जेक्ट का मतलब होता है अत्यंत दयनीय, बेहद खराब, घोर या फिर मतलब कि बहुत ही निराशजनक, जिसे देखकर जो है वो आपको थोड़ा बुरा लगे, ऐसी चीज़ों को हम जो है वो एब्जेक्ट कह सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। एब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की बहुत ही एक्सट्रीम या फिर टेरिबल कंडीशन होना। इस वर्ड का यूज़ तब होता है जब कोई सिचुएशन, कोई मतलब कि फेल्यूर, कोई पॉवर्टी या फिर जो हमारा डर है या फिर हमारी जो मिजरी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस या फिर होपलेस हो जाती है, तब हम जो है वो एब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल बैड
बैड या फिर पुअर सिचुएशन के लिए एब्जेक्ट हम नहीं बोलते हैं। जब सिचुएशन जो है वो एक्सट्रीमली बैड होती है, मिजरेबल होती है, ह्यूमिलेटिंग होती है, तब हम जो है वो एब्जेक्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ये भी चीज़ आपको क्लियर करके चलनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी स्टूडेंट का एक टेस्ट में जो है वो मतलब कि कम मार्क्स लाना, यानी कि अगर एक स्टूडेंट है जिसने जो है वो किसी टेस्ट में, क्लास टेस्ट में जो है वो कम मार्क्स लाए हैं, तो ये नॉर्मल फेल्यूर है। इसमें एब्जेक्ट यूज़ करने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन पूरे साल पढ़ाई ना करना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स मिस कर देना और फिर अपने गोल को जो है वो कंप्लीटली लूज कर देना, यानी कि फिर जो है वो रोना धोना मचाना कि भाई मैं जो है वो फेल हो गया, तो ये तो एब्जेक्ट फेल्यूर है, क्योंकि फेलियर बहुत ही एक्सट्रीम है। आपने पहले से ही मेहनत नहीं की थी इस तरीके से। वैसे ही मान लीजिए कि किसी गेम में जो है वो एक मैच हार जाना, ये नॉर्मल डिफीट हो सकता है, नॉर्मल हारना हो सकता है। लेकिन टीम के पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच ना जीतना और हर मैच में बैडली परफॉर्म करना, यहाँ पर ये एब्जेक्ट फेल्यूर है। यानी कि पिछले गेम में तो है मतलब कि आप एक मैच हार गए, बाकी मैच तो जीते आपने, लेकिन इस वाले मैच में जो है वो आपने एक भी मैच नहीं जीता है। सारे टूर्नामेंट्स में आप सभी मैच हार गए और बहुत ही बैड परफॉर्मेंस थी आपकी। ये होता है एब्जेक्ट फेल्यूर, क्योंकि परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली पुअर थी, बहुत ही खराब थी इस तरीके से। इसी तरह जो है वो एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है कि भाई बहुत ही, यानी कि सिर्फ गरीबी नहीं है बल्कि बहुत ही एक्सट्रीम और मिजरेबल पॉवर्टी है। एब्जेक्ट पॉवर्टी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि मिजरेबल है, रेच है या फिर अटर है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मिजरेबल। मिजरेबल का क्या मतलब होता है? बहुत ही अनहैप्पी होना, अनकंफर्टेबल होना या फिर पुअर कंडीशन में होना, खराब कंडीशन में होना, उसे हम मिजरेबल कहते हैं। मिजरेबल किसी पर्सन की फीलिंग्स या फिर जो डिफिकल्ट कंडीशन होती है उसको डिस्क्राइब करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे का फेवरेट खिलौना अगर टूट जाए और वो पूरा दिन जो है वो सैड रहता है, तो वो मिजरेबल फील कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। रेच हमारा दूसरा वर्ड आता है। रेच का मतलब होता है कि बहुत ही बैड, अनप्लेजेंट या फिर मिजरेबल होना। मिजरेबल का सेंस रेच में भी है। रेच जो है वो जनरली किसी पर्सन, कंडीशन या फिर सिचुएशन की एक्सट्रीम अनप्लेजेंटनेस को दिखाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी ट्रिप के दौरान पूरे दिन जो है वो बारिश होती रहती है, खाना जो है वो खराब हो जाता है और रहने की जगह भी जो है वो अनकंफर्टेबल होती है, आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो ट्रिप की कंडीशन कैसे हो गई? रेच हो गई, यानी कि सारी चीज़ें खराब हो गई, सारी चीज़ें अनप्लेजेंट हो गई आपके लिए, मिजरेबल हो गई आपके लिए। ये होता है किसी चीज़ का रेच होना। तीसरा हमारा वर्ड आता है अटर। अटर का क्या मतलब होता है? कंप्लीट या फिर टोटल, उसे हम जो है वो अटर कहते हैं। अटर खुद नेसेसरीली बैड नहीं होता, ये किसी क्वालिटी को कंप्लीटली एम्फेसाइज करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अटर का मतलब कोई बैड वाला सेंस नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ कंप्लीट या फिर टोटल को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं अटर का। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पजल जो है वो सॉल्व करते वक्त जो है वो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाते हो और जो है वो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो अटर कन्फ्यूजन में है आप, यानी कि अटर कन्फ्यूजन में, यानी कि पूरी कन्फ्यूजन में, टोटल कन्फ्यूजन में, कंप्लीट कन्फ्यूजन में आप, इस तरीके से आप हम बोलेंगे, ठीक है। ये होता है किसी चीज़ का अटर होना। आई होप आपको जो है वो सारे सिनोनिम्स क्लियर है। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एक्सेलेंट है, होपफुल है या फिर प्रॉस्पेरस है। एक्सेलेंट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा होना, आउटस्टैंडिंग होना, तो उसे हम जो है वो एक्सेलेंट कहते हैं, यानी कि गुड क्वालिटी को शो करता है एक्सेलेंट, ठीक है। जैसे कि अगर स्टूडेंट ने जो है वो साइंस प्रोजेक्ट बहुत ही क्रिएटिविटी और मेहनत से बनाया हो, तो उसका प्रोजेक्ट कैसा कहा जा सकता है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा हम कह सकते हैं। होपफुल का क्या मतलब होता है? होपफुल का मतलब होता है फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखना, उसे हम होपफुल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीम मैच में जो है वो पहले हार रही थी, लेकिन लास्ट फ्यू मिनट्स में अच्छा परफॉर्म करने लगी, तो प्लेयर्स होपफुल हो सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो आशावादी है, इस तरीके से फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक बार हार गए तो क्या हुआ, फिर से ट्राई करेंगे, जीत जाएंगे, इस तरीके से। ये होता है किसी का होपफुल होना। प्रॉस्पेरस क्या होता है? प्रॉस्पेरस का मतलब होता है कि जो कोई सक्सेसफुल है, कंफर्टेबल लाइफ जीता है या फिर फाइनेंशियली वेल ऑफ है, वेल टू डू है, इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रॉस्पेरस, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाने के लिए हम जो है वो प्रॉस्पेरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली वेल बींग होती है या फिर सक्सेस होती है प्रॉस्पेरस में। जैसे कि अगर किसी फैमिली का स्मॉल बिजनेस अच्छा ग्रो करे और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो जाए, तो फैमिली कैसे हो सकती है? प्रॉस्पेरस हो सकती है। हमने ये क्यों समझा? क्योंकि हमने जो है वो एब्जेक्ट पॉवर्टी जैसा कुछ मतलब कि पढ़ा था, ओके। एब्जेक्ट पॉवर्टी हमने पढ़ा था कि बहुत ही एक्सट्रीम या फिर मिजरेबल पॉवर्टी है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? प्रॉस्पेरस होगा। इसलिए हमने एंटोनिम में ये वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर हो चुके हैं।
अब इसी के साथ आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में एक सेंटेंस है, द टीम सफर्ड एन एब्जेक्ट फेल्यूर इन द फाइनल मैच। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि फाइनल मैच में टीम को बहुत ही बुरी और कंप्लीट फेल्यूर फेस करनी पड़ी। यहाँ पर एब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं बता रहा कि टीम हार गई, बल्कि ये इम्फेसाइज कर रहा है, इस बात पर जोर दे रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली पुअर और डिसअपॉइंटिंग थी। ठीक है, इस तरीके से हमने समझना है कि एब्जेक्ट यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परनिशियस। दोस्तों ये भी हमारे पास एक एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो कोई चीज़ हानिकारक होती है, नुकसानदायक होती है, घातक होती है या फिर हम पर बुरा असर डालती है, बुरा प्रभाव डालती है, धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाने वाली अगर कोई चीज़ है तो उसे हम परनिशियस कह सकते हैं। यानी कि परनिशियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही हार्मफुल है और अक्सर धीरे धीरे करके जो है वो आपके यानी कि आपकी बॉडी को हो सकता है किसी चीज़ को जो है वो सीरियस डैमेज करती है या फिर निगेटिव इफेक्ट कॉज करती है, उसे हम जो है वो परनिशियस कह सकते हैं। ये वर्ड किसी खास बात यानी कि इस वर्ड की जो है वो खास बात ये है कि इसका जो हार्म है वो हमेशा इमीडिएटली विजिबल नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है वो किसी को मतलब कि नुकसान हो गया। कोई हैबिट हो सकती है, कोई आइडिया, कोई इन्फ्लुएंस, कोई बिहेवियर या फिर कोई सिचुएशन स्टार्टिंग में नॉर्मल लग सकती है, लेकिन टाइम के साथ वो सीरियस डैमेज करती है, तब हम जो है वो परनिशियस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है वो एक बार जो है वो जंक फूड खा लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली परनिशियस नहीं है। ठीक है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप जो है वो रोज़ जंक फूड खाने लगते हो, हेल्दी फूड को जो आप मतलब कि अवॉइड करने लगते हो, इग्नोर कर रहे हो, तो ये परनिशियस हैबिट हो सकती है, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिलेगा या फिर टाइम के साथ डेवलप हो सकता है। ये होता है किसी चीज़ का परनिशियस होना, यानी कि तुरंत आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप वो चीज़ कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो आपको जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि आपकी जो बॉडी है या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं उसका नेगेटिव असर किस तरीके से आपके मतलब की सेहत पर आ रहा है। ओके, इसी तरह अगर किसी फ्रेंड का तुम्हें एक बार रॉन्ग एडवाइस देना तो ये नॉर्मल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कोई पर्सन बार बार तुम्हें जो है वो ऐसी हैबिट्स के लिए एनकरेज करता है जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि लेट तक सोते रहो, कोई यानी कि काम धंधा नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है कि मतलब कि हमें सुबह उठकर करना ही क्या है, आराम से लेट तक सो, खाना क्या खाना है, बाहर जाके जंक फूड खा लो। अगर कोई ऐसी एडवाइस तुम्हें बार बार देता है तो इसका परनिशियस इन्फ्लुएंस तुम पर हो सकता है, यानी कि आज नहीं, एक बार में नहीं, लेकिन बार बार आपकी यानी कि आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, तो आपके दिमाग पर ये सारी हैमर की जा रही है ये बातें, यानी कि इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो असर है वो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, यानी कि थोड़े टाइम बाद जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि परनिशियस का मतलब होता है ऐसा हार्मफुल इफेक्ट जो ग्रेजुअली धीरे धीरे सीरियस डैमेज कर सकता है, उसे हम परनिशियस कह सकते हैं। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है। अब बात करते हैं हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है या फिर डिस्ट्रक्टिव है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है हार्मफुल। हार्मफुल का क्या मतलब होता है? जो हार्म पहुंचाता है, जो डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता, उसे हम हार्मफुल कहते हैं। ठीक है, ये एक जनरल वर्ड है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट बिना ब्रेक के जो है वो बहुत देर तक स्क्रीन देखता है, कोई भी चीज़ देखता है, मान लीजिए कि उसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि स्क्रीन में वो उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उसके रूटीन के लिए क्या है? हार्मफुल है। उसकी आंखें खराब हो सकती है या फिर उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन बिगड़ सकती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये होता है हार्मफुल होना। डेट्रीमेंटल क्या होता है? डेट्रीमेंटल होता है कि किसी चीज़ के लिए डैमेजिंग या फिर डिसएडवांटेजेस, उसे हम जो है वो डेट्रीमेंटल कहते हैं। डेट्रीमेंटल का यूज़ किसी चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम के टाइम जो है वो पूरी रात जागना स्टूडेंट की कॉन्सेंट्रेशन के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, कि भाई ये जो चीज़ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए डैमेजिंग हो सकती है, डिसएडवांटेजेस हो सकती है। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे डेट्रीमेंटल का जब किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ डैमेजिंग होती है या फिर डिसएडवांटेजेस होती है, इस तरीके से। डिस्ट्रक्टिव का तो मतलब आपको पता होगा, जो चीज़ विनाशकारी है, सीरियस डैमेज कॉज करती है, डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, तो उसे हम जो है वो डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गुस्से में बार बार जो है वो अपने खिलौनों को या फिर अपने सामान को जो है वो तोड़ना, ये क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव हैबिट है, यानी कि आप क्या कर रहे हो? चीज़ों को तबाह कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो या फिर डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो। इस तरीके से हमें यूज़ करना है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है या फिर हार्मलेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है जो चीज़ फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है, उसे हम बेनिफिशियल कहते हैं। बेनिफिशियल किसी चीज़ के पॉजिटिव और यूज़फुल इफेक्ट को शो करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि रोज़ अगर आप जो है वो थोड़ा टाइम रीडिंग के लिए निकालते हो, वोकैबुलरी पढ़ते हो या फिर कुछ चीज़ें पढ़ने में आपका अगर टाइम इन्वेस्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? बेनिफिशियल है, आपको फ़ायदा ही देगी। हेल्पफुल क्या होता है?
हेल्पफुल वो चीज़ होती है जो आपको आपकी जो है वो मदद करती है, मदद करने वाला, या फिर जो चीज़ यूज़फुल है उसे हम हेल्पफुल कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले जो है वो फ्रेंड का डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको समझा देना, ये कैसा आपके लिए मददगार है, हेल्पफुल है। वो फ्रेंड भी मददगार है और वो टॉपिक भी आपको जो है वो अच्छे से समझ आ चुका है। इस तरीके से हम कहेंगे हेल्पफुल। यानी क्या होता है, हार्मलेस का मतलब होता है जिससे कोई सिग्निफिकेंट हार्म नहीं होता हमें, जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता हमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, हार्मलेस कहेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स के साथ जो है वो हार्मलेस जोक्स करना फन हो सकता है जब तक किसी को हर्ट ना किया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप उसे सीरियसली ले लेते हो उस जोक को, तो आपको हर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हार्मलेस जोक है, अगर आपको बुरा नहीं लगता, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, या फिर मेरी फीलिंग्स को जो है वो मतलब कि कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मैं हर्ट नहीं हो रहा हूँ। ये होता है हार्मलेस होना। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा गया है, सोशल मीडिया कैन हैव अ पर्निशियस इफेक्ट ऑन यंग पीपल्स अटेंशन। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि सोशल मीडिया यंग लोगों की अटेंशन पर ग्रेजुअली हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है। यहाँ पर परनिशियस का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट जो है वो एकदम इमिडिएटली आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन टाइम के साथ ये जो है वो डेवलप हो सकते हैं अगर आप जो है वो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो तो। इस तरीके से हमने समझा है कि परनिशियस यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसबैंडमेंट। दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का भंग होना, किसी समूह को मतलब कि समाप्त करना, किसी संगठन को खत्म करना, बेसिकली किसी ग्रुप या फिर टीम का टूट जाना, उसे हम डिसबैंडमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिसबैंडमेंट का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप, टीम, क्लब, बैंड या फिर एसोसिएशन का ऑफिशियली या फिर परमानेंटली खत्म हो जाना। यानी कि जब कुछ लोग एक ग्रुप के रूप में मतलब कि साथ काम कर रहे होते हैं और बाद में वो जो ग्रुप है वो डिसॉल्व हो जाता है या फिर उसके जो मेंबर्स है वो अलग हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसबैंडमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, इस वर्ड का यूज़ जो है वो यूजुअली किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप के एंड होने के कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये सिर्फ जो है वो फ्रेंडशिप टूटने के लिए नॉर्मल यूज़ नहीं होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जब ग्रुप की बात आती है तब हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ फ्रेंड्स का जो है वो वीकेंड पर साथ गेम खेलना बंद हो गया, तो ये डिसबैंडमेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम डिसबैंडमेंट नहीं कहेंगे। लेकिन एक स्कूल म्यूजिक बैंड के मेंबर्स ग्रेजुएशन के बाद ऑफिशियली बैंड को जो है वो खत्म कर दे, तो ये डिसबैंडमेंट है कि भाई एक ऑफिशियल ग्रुप था उसे खत्म कर दिया गया। इस तरीके से एक स्पोर्ट्स टीम का सीजन मतलब कि खत्म होने के बाद जो है वो टीम ऑफिशियली डिसॉल्व कर दी जाए, तो ये भी डिसबैंडमेंट हो सकता है। यानी कि डिसबैंडमेंट का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या फिर टीम का ऑफिशियली एंड होना और मेंबर्स का अलग हो जाना, उसे हम जो है वो डिसबैंडमेंट कह सकते हैं। ये हमारे पास नाउन है। बात आती है हमारे कुछ सिनोनिम्स डिस्कस करने की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि डिसॉल्यूशन है, ब्रेकअप है या फिर टर्मिनेशन है। सबसे पहला आता है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप या फिर अरेंजमेंट का ऑफिशियली एंड हो जाना, उसे हम डिसॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एंड होने के लिए ये जो वर्ड है वो ब्रॉडली यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स ने मिलकर एक स्टडी क्लब बनाया था, लेकिन कुछ महीनों बाद जो है वो उन्होंने क्लब को ऑफिशियली एंड कर दिया, तो ये क्लब क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, या फिर इसे डिसॉल्यूशन कह सकते हैं इस प्रोसेस को। इस तरीके से आप समझिए। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी रिलेशनशिप, ग्रुप या फिर पार्टनरशिप का टूट जाना। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। टर्मिनेशन हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ऑफिशियली एंड हो जाना, उसे हम टर्मिनेशन कहेंगे। टर्मिनेशन का यूज़ जो है वो हम जॉब्स के लिए करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कोई सर्विस है, कोई एग्रीमेंट है, इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो टर्मिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी स्पोर्ट क्लब का मेंबरशिप प्रोग्राम परमानेंटली क्लोज कर दिया जाए, तो प्रोग्राम की जो है वो टर्मिनेशन हो सकती है, ऐसा हम कहेंगे। ये होता है किसी चीज़ का टर्मिनेशन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब एंटोनिम्स की ओर बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन है, एस्टैब्लिशमेंट है या फिर कंटिन्यूएशन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फॉर्मेशन, जहाँ पर हम किसी चीज़ को जो है वो ख़त्म कर रहे थे या फिर मतलब कि एंड कर रहे थे, तो अब बात होगी किसी चीज़ के इस्टेब्लिश होने की, बनने की, फॉर्म होने की। ओके, फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी ग्रुप, टीम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का बनाया जाना, उसे हम फॉर्मेशन कहेंगे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो मिलकर स्कूल में एक फोटोग्राफी क्लब स्टार्ट किया, तो ये क्या है, क्लब की फॉर्मेशन है। स्टार्ट किया यानी कि फॉर्म किया, इस तरीके से बनाया। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप या फिर सिस्टम को ऑफिशियली इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना, उसका उसे हम मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट उस ग्रुप को स्टार्ट और ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंटिन्यूएशन हमारा तीसरा वर्ड आता है। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कंटिन्यू रहना या फिर जारी रहना, उसे हम कंटिन्यूएशन कहते हैं। एनुअल कंपटीशन के बाद भी स्टूडेंट्स ने अपना प्रैक्टिस ग्रुप कंटिन्यू रखा, यानी कि ये ग्रुप की कंटिन्यूएशन है, यानी कि लगातार चल रहा था वो ग्रुप। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो हमारे जो सारे एंटोनिम्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है
द डिसबैंडमेंट ऑफ द स्कूल म्यूजिक क्लब डिसअपॉइंटेड मैनी स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि स्कूल का म्यूजिक क्लब ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डिसअपॉइंटेड हो गए, यानी कि नाराज़ हो गए, दुखी हो गए इस तरीके से। तो यहाँ पर डिसबैंडमेंट का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइज ग्रुप था, यानी कि म्यूजिक क्लब था, उसको डिसॉल्व कर दिया गया, ऑफिशियली जो है वो एंड कर दिया गया। इस तरीके से हमने समझा है कि डिसबैंडमेंट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अविडिटी। दोस्तों अविडिटी ये नाउन है और इसका मतलब होता है तीव्र उत्सुकता, प्रबल इच्छा होना, लालसा होना, बहुत ज़्यादा अधिक एंथुजियाज्म होना, किसी चीज़ को पाने या फिर करने की तीव्र चाह होना, उसे हम क्या कहते हैं? अविडिटी हम उसे कहते हैं। यानी कि अविडिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म, ईगरनेस या फिर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ चाहना या फिर परस्यू करना, उसे हम क्या कहेंगे? अविडिटी हम उसे कह सकते हैं। यानी कि जब किसी पर्सन को कोई चीज़ इतनी स्ट्रांगली चाहिए होती है या फिर वो उसे पाने, सीखने या फिर करने के लिए बहुत ही ईगर और एक्साइटेड होता है, तो उस फीलिंग को क्या कहा जाता है? अविडिटी कहा जा सकता है। ठीक है, इस वर्ड में जो है वो सिर्फ नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, इंटेंस एंथुजियाज्म होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को जो है वो नया सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा, ये नॉर्मल इंटरेस्ट है, इसे हम अविडिटी नहीं कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट का किसी टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग पाना कि वो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ता है, वीडियोज़ देखता है, उसके बारे में और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है, कॉन्स्टेंटली उसके बारे में एक्साइटेड रहता है, तो ये अविडिटी है। उसके अंदर एक लालसा है, एक भूख है, एक इच्छा है उस चीज़ को मतलब कि और ज़्यादा सीखने की या फिर अपने अंदर जो है वो ग्रैब करने की, उसे हम जो है वो अविडिटी कहेंगे। ओके, अगर किसी बच्चे को न्यू गेम बहुत ही पसंद आ जाता है और वो उसके रूल्स, उसकी ट्रिक्स, उसकी स्ट्रैटेजीज को बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ सीखने लगता है, तो वो गेम को विद अविडिटी सीख रहा है, यानी कि बहुत ही लालसा के साथ, इच्छा के साथ सीख रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि अविडिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को करने, सीखने या फिर पाने की स्ट्रॉन्ग ईगरनेस या फिर एंथुसियाज्म होना, उसे हम अविडिटी कहेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सिनोनिम्स आते हैं, जैसे कि ईगरनेस है, एंथुसियाज्म है या फिर ज़ील है। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब होता है किसी चीज़ को करने या फिर पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और एक्साइटमेंट होना, उसे हम ईगरनेस कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट को जो है वो मतलब कि जो बच्चे हैं उनको स्कूल ट्रिप के लिए ईगरनेस थी, यानी कि वो मतलब कि एक वीक पहले से अपना बैग पैक करने लगे थे। यहाँ पर एक्साइटमेंट है, ईगरनेस है, यानी कि मतलब कि ईगरनेस क्या है? कॉमन और एवरीडे वर्ड है, आपको पता होगा। ठीक है, एंथुसियाज्म हम देखेंगे। एंथुजियाज्म का मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी या फिर आइडिया के लिए स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट होना, कोई एनर्जी होना, उसे हम एंथुजियाज्म कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे ने जो है वो ड्राइंग कंपटीशन में बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट किया, ऐसा हम कह सकते हैं। ज़ील हमारा तीसरा वर्ड आता है। ज़ील का मतलब होता है कि किसी गोल, किसी एक्टिविटी या फिर किसी कॉज के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी या फिर डेडिकेशन होना, उसे हम जो है वो ज़ील कहते हैं। जैसे कि ज़ील में जो है वो डेडिकेशन और पैशन का सेंस ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो स्टूडेंट साइंस एक्सपेरिमेंट्स को इतने ज़ील्स के साथ करता है कि हर एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ नया ट्राई करता है, ज़ील के साथ, यानी कि बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, ये होता है ज़ील। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है वो सारे सिनोनिम्स हमारे क्लियर कर लिए। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि इनडिफरेंस है, अपैथी है या फिर रिलक्टेंस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आएगा इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में या तो इंटरेस्ट ना होना या फिर किसी चीज़ की परवाह ना करना, किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़ना या फिर किसी चीज़ को लेकर कंसर्न ना होना, चिंता ना होना, केयर ना होना, उसे हम इनडिफरेंस होना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सभी फ्रेंड जो है वो मूवी चूज़ करने को लेकर जो है वो एक्साइटेड थे कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए, लेकिन राहुल ने जो है वो इनडिफरेंस के साथ कहा कि कोई भी मूवी देख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है इनडिफरेंट होना, यानी कि आप कैसे हो, यानी कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता या फिर आप जो है वो कंसर्न्ड नहीं हो, इस तरीके से होता है इनडिफरेंस। अगला हमारा वर्ड आता है अपैथी। दोस्तों अपैथी का मतलब होता है कि इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट या फिर मोटिवेशन की कमी होना, उसे हम जो है वो अपैथी कहते हैं। एविडिटी में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म होता है, जबकि अपैथी में पर्सन को किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन या फिर एक्साइटमेंट फील ही नहीं होती, उसे हम अपैथी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कंपटीशन के पहले प्रैक्टिस करने के बजाय स्टूडेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था और अपैथी दिखा रहा था, यानी कि एक तरीके से लैक ऑफ एक्साइटमेंट दिखा रहा था, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा था, जैसे उसे में बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ को लेकर उत्साह नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये होती है अपैथी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। रिलक्टेंस हमारा तीसरा वर्ड आता है। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी काम को करने में हेजिटेशन होना या फिर अनविलिंगनेस होना, यानी कि इच्छा ना होना, अनिच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अगर किसी चीज़ को करने की इच्छा नहीं है तो उसे हम रिलक्टेंस कह सकते हैं। इस यानी कि वर्ड को हमने जो है वो मेन वर्ड के तौर पर भी पढ़ रखा है डिटेल में, तो आई होप आपको शायद याद होगा। तो इसका मतलब होता है कि किसी काम को करने की इच्छा ना होना, उसे हम क्या कहते हैं? रिलक्टेंस हम उसे कहते हैं।
एविडिटी में पर्सन किसी काम को बहुत ही मतलब कि चाव से, बहुत ही इच्छा से करना चाहता है, जबकि रिलेक्टेंस में वो काम करने से हेजिटेट करता है, ठीक है, यानी कि मतलब कि मुकरना चाहता है या फिर मतलब कि बचना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसे जो है वो स्टेज पर बोलने में जो है वो रिलेक्टेंस थी, यानी कि थोड़ी हिचकिचाहट थी, वो नहीं बोलना चाहता था, उसकी इच्छा नहीं थी, इस तरीके से। ओके, ये होता है रिलेक्टेंस होना किसी का। अब दोस्तों हमारे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी रेड द न्यू बुक विथ ग्रेट एविडिटी, यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने नई बुक को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा ईगरनेस और एंथुजियाज्म के साथ पढ़ना शुरू किया, या फिर वो पढ़ रही थी या फिर पढ़ा। यानी कि यहाँ पर एविडिटी शो करता है कि वो बुक को पढ़ने को लेकर जो है वो नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि उससे पढ़ने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और एक्साइटमेंट भी थी, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि नॉर्मल इंटरेस्ट को नहीं दिखाया गया है, एक तरीके से उस बुक को जो है वो पढ़ने की उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इच्छा थी, भूख थी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये होता है एविडिटी। आई होप आपको ये क्लियर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेग्रज। दोस्तों बेग्रज ये जो है वो एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि किसी को कुछ मिलने पर मन ही मन बुरा लगना, या फिर मतलब कि देने की अनिच्छा महसूस करना, या फिर जेलसी के कारण जो है वो किसी चीज़ का हक ना देना चाहना, किसी चीज़ को खुशी खुशी ना देना। मतलब कि अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपको जो है वो सामने वाले से जेलसी है, या फिर आपके मन में ऐसी कोई फीलिंग है कि मैं उसे जो है वो चीज़ नहीं दूंगा, तो ये जो है वो बेग्रज हो सकता है। या फिर मन ही मन जो है वो किसी को देखकर आप अगर बुरा मानते हो, थोड़ी सी जेलसी फील करते हो, एनवी अगर आप फील करते हो, तो उसे भी हम जो है वो बेग्रज कह सकते हैं। यानी कि बेग्रज का मतलब होता है कि किसी पर्सन को कुछ मिलने या फिर एंजॉय करने पर अंदर ही अंदर जेलस होना, एनॉयड होना, रिसेंटफुल फील करना, दुखी फील करना, या फिर किसी को कुछ देने में इसलिए बुरा फील करना क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो उसका डिजर्व, यानी कि वो उसे डिजर्व नहीं करता, इस तरीके से। यानी कि इस वर्ड में यूजुअली नेगेटिव फीलिंग होती है और अनविलिंगनेस की फीलिंग होती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आपकी मर्जी नहीं होती किसी चीज में, वो वाली फीलिंग होती है। जब कोई फ्रेंड मान लीजिए कि कॉम्पिटिशन जीत जाता है और तुम उसे जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोल देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो तुम्हें बुरा लगता है कि ये प्राइज इसे क्यों मिला, ये तो डिजर्व ही नहीं करता था, तो तुम उसकी सक्सेस को क्या कर रहे हो, बेग्रज कर रहे हो, एक तरीके से जेलस फील कर रहे हो, या फिर आपकी जो है वो उसके प्रति जो है वो एक तरीके से आप उसके फेवर में नहीं हो, ऐसा हम कह सकते हैं। सिमिलरली अगर तुम किसी फ्रेंड को अपनी फेवरेट जो है वो बुक दे देते हो, लेकिन मन में सोचते हो कि मुझे ये बुक देनी नहीं थी, तो तुम कह सकते हो कि तुम जो है वो बेग्रज गिविंग हिम, यानी कि तुमने जो है वो, यानी कि यू बेग्रज्ड गिविंग हिम द बुक, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई तुम्हें जो है वो अनिच्छा थी, एक तरीके से देने का मन नहीं था। ये होता है बेग्रज करना, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों एक तरीके से जो है वो मतलब कि नॉर्मल एक तरीके से जो है वो सैड होना, इसका मतलब जो है वो बेग्रज हम नहीं निकाल सकते। जैसे कि मान लीजिए कि किसी फ्रेंड को जो है वो कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है, तो तुम जेन्युइनली अगर हैप्पी हो, कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, तो तुम जो है वो मतलब कि सच में जेन्युइनली हैप्पी हो उसके लिए, ठीक है। लेकिन फ्रेंड को प्राइज मिलने पर तुम स्माइल तो करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर से जेलस हो, सोचते हो कि इसको प्राइज नहीं मिलना चाहिए था, प्राइज तो मुझे मिलना चाहिए था, तो तुम उसकी सक्सेस को जो है वो मतलब कि बेग्रज कर रहे हो। ये होता है डिफरेंस, ठीक है। और किसी मान लीजिए कि किसी सिबलिंग को जो है वो पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल जाना, अगर तुम्हें जो है वो जेन्युइनली लगता है कि उसे जो है वो एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलना चाहिए था, ये तो अनफेयर है, तुम अंदर ही अंदर जो है वो अनॉयड फील करते हो, या फिर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि उसको ज़्यादा पैसे क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं मिले, तो ये भी एक तरीके से बेग्रज करना हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि बेग्रज का मतलब होता है कि किसी को कुछ मिलने या फिर इंजॉय करने पर अंदर से बुरा फील करना, या फिर कुछ देने में अनविलिंग होना, उसे हम बेग्रज कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि रिसेंट है, या फिर एनवी है, या फिर ग्रज है, ठीक है। रिसेंट का मतलब होता है कि किसी पर्सन, किसी सिचुएशन या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए अंदर ही अंदर गुस्सा या फिर एक तरीके से कड़वाहट फील करना, बिटरनेस होना हमारे मन में, उसे हम रिसेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर तुम्हारे सिबलिंग को बिना किसी रीज़न के एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम मिल जाता है, तो तुम्हें जो है वो अनफेयर लगता है कि तुम उसे जो है वो मतलब कि उस डिसीजन को क्या करते हो, रिसेंट कर सकते हो। यानी कि एक तरीके से आपको अंदर ही अंदर जो है वो गुस्सा आ सकता है कि भाई यार इसे तो फ़ोन मिल गया, मुझे नहीं मिला, मैं कब देखूंगा, इस तरीके से। ये होता है रिसेंट करना। एनवी हमारा दूसरा वर्ड आता है। एनवी का मतलब होता है कि किसी और के पास जो चीज़ है उसे देखकर वो चीज़ खुद भी चाहना कि भाई काश ये मेरे पास होती वो चीज़, उसे हम एनवी करना कहते हैं। एनवी में फोकस किसी और की चीज़ को सक्सेस या फिर डिज़ायर करने पर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारे फ्रेंड के पास जो है वो नई बाइक आ चुकी है और तुम भी जो है वो वैसी ही बाइक चाहते हो, तो तुम उसकी बाइक के लिए क्या कर रहे हो, एनवी कर रहे हो, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ग्रज हमारा तीसरा वर्ड आता है।
ग्रज का मतलब होता है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट लॉन्ग लास्टिंग रिसेंटमेंट होना या फिर बैड फीलिंग रखना, उसे हम जो है वो ग्रज कहते हैं। ठीक है, ग्रज यूजुअली किसी पास्ट इंसिडेंट के अगेंस्ट रिसेंटमेंट को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड ने जो है वो गेम में तुम्हें एक बार अनफेयरली ब्लेम किया था और तुम जो है वो काफ़ी टाइम तक उससे बात को लेकर जो है वो मतलब कि अपसेट रहते हो, अब तुम जो है वो उससे बातें नहीं करते, तो ये होता है ग्रज। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझसे कुछ ग्रजेस मत रखना, ग्रजेस मत रखना यानी कि मुझसे कुछ जो है वो मतलब कि जैसे हम गिले शिकवे बोलते हैं वो मत रखना, कुछ है हमारे बीच में जो है वो ऐसी वैसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये होता है ग्रज रखना, यानी कि मतलब कि एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग बैड फीलिंग होना किसी के लिए। इस तरीके से हम समझेंगे। हमारे सारे सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सेलिब्रेट है, अप्रिशिएट है या फिर गिव विलिंगली है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है कि किसी की अचीवमेंट, किसी की सक्सेस या फिर जो स्पेशल ओकेजन है उसको हैप्पीली इंजॉय करना, उसे हम सेलिब्रेट करना कहते हैं। बेगरेज में आपको थोड़ी सी जलन होती है, जेलस से फील होती है, आपकी जो है वो इच्छा नहीं होती, जबकि सेलिब्रेट में जो है वो आप किसी की खुशी में शामिल होते हो, एक्सेप्ट करते हो, इंजॉय करते हो, तो उसे हम सेलिब्रेट करना कहेंगे। अप्रिशिएट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ या फिर पर्सन की वैल्यू करना, एफर्ट या फिर अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना, उसे हम जो है वो अप्रिशिएट करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारा जो सिबलिंग है वो तुम्हारी असाइनमेंट पे हेल्प करता है और तुम उसकी हेल्प को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो कि भाई तुमने मेरी हेल्प की इस तरीके से, ये होता है अप्रिशिएट करना, यानी कि उसकी वैल्यू की जो है वो एफर्ट की जो है वो कीमत समझना, जिसे हम कह सकते हैं। गिव विलिंगली हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि खुशी से और बिना किसी रिसेंटमेंट यानी कि दुख के किसी को कुछ देना, उसे हम गिव विलिंगली कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि तुम्हारी फ्रेंड अपनी फेवरेट नॉवेल जो है वो तुम्हें खुशी से मतलब कि देती है और तुमसे कहती है कि जब फिनिश हो जाए तो तुम मुझे जो है वो वापस दे देना या फिर मुझे बता देना। ये होता है विलिंगली देना, कि भाई अपनी मर्जी से दे रही है, इस तरीके से उसने जो है वो बुक क्या करी है, विलिंगली दी है। इस तरीके से हमें समझना है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी बेग्रेज हर ब्रदर द अटेंशन ही रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी सिस्टर को अंदर ही अंदर बुरा लगता था कि उसके ब्रदर को पेरेंट्स से इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही। इस तरीके से यहाँ पर बेग्रेज का मतलब सिर्फ जेलस होने से नहीं है, बल्कि ब्रदर को मिलने वाली जो अटेंशन है उसको लेकर रिसेंटमेंट और इरिटेशन फील करने से। इस तरीके से हमने समझा है कि बेग्रेज यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैलो। दोस्तों कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन होना या फिर अपरिपक्व होना या फिर इमेच्योर होना, जिसे हम कहते हैं। अपरिपक्व का मतलब होता है जो इमेच्योर है, अनाड़ी है कोई, या फिर जिसकी उम्र कम है और उम्र कम होने की वजह से उसे एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे हम नाइव भी कहते हैं ना। नाइव मतलब कि जो एक्सपीरियंस नहीं है जिससे ज़्यादा, इस तरीके से किसी चीज़ का जो है वो मतलब कि उसे अंदाज नहीं है करने का, कैसा होता है क्या होता है उसे पता नहीं है कुछ। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैलो का मतलब होता है कि किसी पर्सन का यंग, इनएक्सपीरियंस या फिर इमोशनली या फिर सोशली इमेच्योर होना, जिसकी वजह से उसे दुनिया या फिर किसी सिचुएशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, तो वो पर्सन कैसा हो गया, कैलो हो गया। ठीक है, ये वर्ड यूजुअली किसी ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो एक्सपीरियंस की कमी की वजह से नाइव या फिर इमेच्योर बिहेव करता है। ठीक है, यानी कि उसमें मेच्योरिटी नहीं होती। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का पहली बार स्टेज पर प्रेजेंटेशन देना और नर्वस होना, सिर्फ नर्वस होने से वो कैलो नहीं हो जाता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जो है वो कुछ समझ ही नहीं है, लेकिन किसी स्टूडेंट का बिना सिचुएशन समझे कॉन्फिडेंटली बोल देना कि मुझे सब पता है और बाद में रियलाइज होना कि उसे काफ़ी चीज़ें जो है वो पता ही नहीं है, तो ये कैलो बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है वो एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी की कमी है, लेकिन उसने जो है वो खुद को ऐसा दिखाया कि मुझे तो सब कुछ आता है। ये कैलो होना होता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन नया स्पोर्ट स्टार्ट करता है और कोई रूल्स और जो टेक्निक्स है उसको प्रॉपरली नहीं पता है, तो वो इनएक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस की कमी के बावजूद ओवर कॉन्फिडेंट और इमेच्योर डिसीजंस लेता है, तो उसका बिहेवियर कैसा है, कैलो करना, यानी कि कैलो है, इस ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कैलो यानी क्या होता है, जो यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है या फिर मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग की जिसमें कमी है, उसे हम कैलो कह सकते हैं। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है या फिर नाइव है। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, इनएक्सपीरियंस्ड। दोस्तों इसका मतलब होता है जिसके पास किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर सिचुएशन का इनफ एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो उसे हम इनएक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि पहली बार स्कूल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए वो इनएक्सपीरियंस है, क्योंकि उसे प्लानिंग में हेल्प चाहिए किसी दूसरे की, उसे वो खुद से नहीं कर सकता, उसे पता नहीं है कैसा करना है, क्या करना है। इस तरीके से इमेच्योर क्या होता है, जो मेच्योरिटी नहीं होती है जिसमें, या फिर जो मेच्योर नहीं है, या फिर एज या फिर सिचुएशन के हिसाब से मेच्योरिटी की कमी है उसमें, उसे हम इमेच्योर कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स के बीच में जो है वो छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई और एक फ्रेंड जो है वो गुस्से में दूसरे की नोटबुक छुपा देता है, ये इमेच्योर बिहेवियर है। ठीक है, बचकानी हरकतें हैं, उसे हम इमेच्योर कहेंगे।
कहेंगे। नाइव हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है दुनिया या फिर किसी सिचुएशन के बारे में एक्सपीरियंस की कमी के कारण बहुत ही सिंपल या फिर इजीली ट्रस्टिंग होना, उसे हम नाइव कह सकते हैं। ठीक है, नाइव पर्सन किसी सिचुएशन को रियलिस्टिकली जज नहीं कर पाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट है जो कि ऑनलाइन किसी अननोन पर्सन की हर बात पर इजीली ट्रस्ट कर लेता है, और क्योंकि उसने जो है वो ऑनलाइन स्कैम्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है उसे, तो उसे हम नाइव कह सकते हैं। यानी कि जो भोला भाला होता है, जिसे आसानी से ठगा जा सकता है बातें, यानी कि वो जल्दी से बिलीव कर लेता है, जो नया है उसे कुछ पता नहीं है, उसे हम नाइव कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करने की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर है या फिर सीजन्ड है। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सपीरियंस्ड। इसका मतलब होता है कि जिसे किसी काम या फिर सिचुएशन का अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है, अनुभव है, उसे हम जो है वो एक्सपीरियंस कह सकते हैं। मैच्योर वो होता है जिसमें मैच्योरिटी है, समझ है, दुनियादारी की समझ है, चीज़ों को लेकर हर चीज़ की समझ है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है और सिचुएशंस को सेंसिबली हैंडल भी कर सकता है वो, उसे हम मैच्योर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आर्ग्यूमेंट होने के बाद कामली बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये कैसा बिहेवियर है? मैच्योर बिहेवियर है। अगर आप झगड़ा करते हो तो आप इमेच्योर हो, इस तरीके से। सीजन्ड क्या होता है? सीजन्ड का मतलब होता है बहुत ही एक्सपीरियंस वाला, या फिर स्पेशली किसी पर्टिकुलर फील्ड या फिर एक्टिविटी में जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा जिसे नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, उसे हम सीजन्ड कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो स्टूडेंट कई सालों से डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो पब्लिक स्पीकिंग में कैसा हो जाएगा? सीजन्ड हो सकता है कि भाई वो अलग अलग जो है वो बोलने की कंपटीशन यानी कि स्पीचेस की कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अब उसे एक्सपीरियंस आ चुका है, वो सीजन्ड हो चुका है एक तरीके से, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कैलो स्टूडेंट वॉज कॉन्फिडेंट बट हैड लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन उसे सिचुएशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। यहाँ पर कैलो का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी की कमी भी दिख रही है। इस तरीके से हमें समझना है कि कैलो यानी होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एवोकेशन। दोस्तों एवोकेशन ये नाउन है और इसका मतलब होता है शौक, आपका कोई पसंदीदा काम या फिर आपके इंटरेस्ट का कोई काम, आपके मतलब का कोई काम, ऐसा काम जो आप जो है वो प्रोफेशन के अलावा खुशी के लिए करते हो। ठीक है, यानी कि जिससे आप पैसा कमाते हो ना, उस काम के अलावा जो आप जो है वो मतलब कि काम खुशी खुशी करते हो, उसे हम जो है वो एवोकेशन कह सकते हैं। यानी कि एवोकेशन का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी या फिर ऐसा काम जो कोई पर्सन अपने मेन प्रोफेशन या फिर जो रेगुलर वर्क है उसके अलावा इंटरेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए या फिर अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए जो है वो करता है। ठीक है, यानी कि किसी पर्सन का मेन प्रोफेशन कुछ और हो सकता है, लेकिन फ्री टाइम में वो जो एक्टिविटी पैशन या फिर हॉबी के तौर पर करता है ना, उसे हम एवोकेशन कह सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का मेन फोकस स्टडीज़ पर है और फ्री टाइम में वो जो है वो मतलब कि स्केचिंग भी कर लेता है अच्छी खासी, तो स्केचिंग उसकी क्या होती है? एवोकेशन हो सकती है। कोई पर्सन जो है वो मान लीजिए कि टीचर है, लेकिन वीकेंड्स पर जो है वो गार्डनिंग भी करना पसंद करता है, तो गार्डनिंग क्या है? उसकी एवोकेशन है। किसी पर्सन का मेन वर्क फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फ्री टाइम में वो जो है वो फोटोग्राफी करता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है फोटोग्राफी करना, तो फोटोग्राफी क्या है? उसकी एवोकेशन है। मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कुकिंग मेरी क्या है? एवोकेशन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन है। सिनोनिम्स की बात करते हैं अब। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि हॉबी है, पास टाइम है या फिर परसुइट है। ओके, हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है हॉबी। हॉबी का मतलब होता है फ्री टाइम में एंजॉयमेंट के लिए किया जाने वाला कोई फेवरेट एक्टिविटी। ओके, उसे हम जो है वो हॉबी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट फ्री टाइम में जो है वो कॉइन्स कलेक्ट करता है, तो कॉइन्स कलेक्ट करना उसकी हॉबी हो सकती है। कोई डांस करना पसंद करता है, कोई गाना गाना पसंद करता है, अपने हिसाब से जो भी। ठीक है, पास टाइम का क्या मतलब होता है? पास टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए की जाने वाली इंजॉयबल एक्टिविटी, उसे हम जो है वो पास टाइम कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर खाली समय है, आप जो है वो फैमिली के साथ जो है वो कैरम खेलते हो, चेस खेलते हो, कोई यानी कि कोई गेम खेलने लगते हो, तो आप क्या कर रहे हो? पास टाइम कर रहे हो। यानी कि आपका मतलब कि पास टाइम का फोकस मेनली फ्री टाइम इंजॉय करने पर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड आता है परसूट या फिर परसूट भी इसे प्रोनाउंस करते हैं। परसूट का मतलब होता है कि किसी इंटरेस्ट, एक्टिविटी या फिर गोल को एक्टिवली फॉलो करना। ठीक है, परसूट का मीनिंग ब्रॉडर है और किसी गोल या फिर एम्बिशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि फोटोग्राफी को आप अगर सीरियसली सीख रहे हो, नए प्लेसेस पर फोटोज़ क्लिक कर रहे हो, पर्सन को जो है वो मतलब कि एक तरीके से आप जो है वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, एंगल्स आप समझ रहे हो, तो इसे आप जो क्या करना चाहते हो कि आपको ये काम पसंद है, आपको जो है वो इसमें इंटरेस्ट है और आप इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो उसे हम जो है वो मतलब कि ये क्रिएटिव परसूट हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये होता है किसी चीज़ का परसूट होना। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब सिनोनिम्स तो हमारे हो गए।
अब एंटोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट है। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई हम काम के अलावा जो काम कर रहे हैं वो हमारा एवोकेशन है। अब हम पढ़ेंगे कि मेन काम हमारा क्या है। ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो जॉब हम करते हैं, जो प्रोफेशन हम करते हैं, जो रेगुलर काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा ऑक्यूपेशन टीचिंग है, इस तरीके से आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन कुछ और हो सकता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, एक्टर है, इस तरीके से। प्रोफेशन भी यही होता है कि रेगुलर पेड करियर या फिर जो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन है आपका, उसे प्रोफेशन कहा जाता है। एक पर्सन का प्रोफेशन मेडिसिन भी हो सकता है, जबकि वीकेंड्स पर पेंटिंग करना उसकी एवोकेशन हो सकती है। एवोकेशन, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, इन सारी चीज़ों में आपको डिफरेंस समझना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो पेड जॉब होती है, जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, या फिर जो काम जिसमें पर्सन एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, एक तरीके से नौकरी कर रहा होता है, नौकर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन की एम्प्लॉयमेंट एक स्कूल में हो सकती है कि वो प्यून है या फिर क्लर्क है, इस तरीके से कुछ भी। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर आप जो है वो पेड तरीके से काम करते हो, नौकरी करते हो, नौकर की तरह काम करते हो, ये होता है एम्प्लॉयमेंट। हमारे सारे वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस की। तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि सेंटेंस है, गार्डनिंग बिकेम हर फेवरेट एवोकेशन आफ्टर शी स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम। इस सेंटेंस का मतलब है कि फुल टाइम काम स्टार्ट करने के बाद वो गार्डनिंग उसका जो है वो फेवरेट हॉबी बन चुका है, या फिर फ्री टाइम एक्टिविटी यानी कि एवोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर एवोकेशन का मतलब उसका मेन काम नहीं है, बल्कि वो काम है जो वो मतलब कि एंजॉयमेंट के लिए करती है, एम्प्लॉयमेंट के अलावा या फिर अपने जॉब के अलावा। इस तरीके से आपको समझना है, जैसे कि आप एक इमेज में भी देख सकते हैं कि एक लड़की है जो कि गार्डनिंग कर रही है। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब दोस्तों इसी के साथ जो है वो हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा एक लास्ट वर्ड बचता है, उसे भी हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। अब दोस्तों इसके बाद आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है शिवलरस। दोस्तों शिवलरस का मतलब होता है शिष्ट, यानी कि जो डिसिप्लिन्ड है बहुत ज़्यादा। ये एग्जेक्टिव है हमारे पास और इसका मतलब होता है कि दूसरों के प्रति सम्मान और कर्टसी दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे हम जो है वो मतलब कि शिवलरस कह सकते हैं। ठीक है, शिवलरस का मतलब होता है कि किसी पर्सन का ब्रेव, पोलाइट और ऑनरेबल या फिर रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करना, स्पेशली जब वो किसी दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहा होता है, प्रोटेक्शन कर रहा होता है या फिर रिस्पेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड जो है वो शिवलरी से बना हुआ है, जो कि हिस्टोरिकली जो नाइट्स होते थे उनके कोड ऑफ बिहेवियर से रिलेटेड था। आज के मॉडर्न इंग्लिश में शिवलरस का यूज़ जो है वो जनरली किसी कर्टियस, रिस्पेक्टफुल या फिर जो कंसिडरेट बिहेवियर होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन मतलब कि दरवाज़ा खोलकर सामने वाले को पहले अंदर जाने देता है तो ये कर्टियस बिहेवियर है। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी एल्डरली पर्सन को हैवी बैग कैरी करने में हेल्प करे और रिस्पेक्टफुली उनकी मतलब कि हेल्प करता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, तो ये शिवलरस बिहेवियर हो सकता है। अगर कोई फ्रेंड जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा रहे और बिना किसी सेल्फिश रीजन की तुम्हारी हेल्प करता रहे, तो ये भी उसका जो है वो शिवलरस जो है वो बिहेवियर हो सकता है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है, ये तो हमने जान ही लिया। अब बारी आती है हमारे सिनोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि कर्टियस है, गैलेंट है या फिर जेंटलमैनली है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना या फिर करना, उसे हम क्या कहते हैं? कर्टियस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बस में एक जो बच्चा था उसने एल्डरली पैसेंजर को अपनी सीट ऑफर की और पोलाइटली जो है वो उन्हें बैठा दिया, ये क्या है? कर्टियस बिहेवियर है। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे। गैलेंट हमारा दूसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है जो बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही बहादुर है, नोबल है, पोलाइट बिहेवियर रखने वाला है, उसे हम जो है वो मतलब कि गैलेंट कह सकते हैं। बेसिकली जो गैलेंट और जो शिवलरस है ना, ये दोनों सेम है, यानी कि लगभग इनका मीनिंग जो है वो सिमिलर है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉय ने जो है वो प्लेग्राउंड में किसी यंगर चाइल्ड को गिरने के बाद सेफली उठाया, यानी कि और उसकी जो है वो हेल्प की, तो उसका जेस्चर कैसा था? गैलेंट जेस्चर था, यानी कि थोड़ा सा नोबल था, पोलाइट बिहेवियर वाला था, मददगार था, इस तरीके से हम कह सकते हैं। जेंटलमैनली हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और मतलब कि वेल मैनर्ड बिहेवियर रखना, उसे हम जो है वो जेंटलमैनली कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है वो आर्ग्यूमेंट के दौरान जो है वो दूसरे पर्सन को इंटरप्ट नहीं किया, कामली उसकी बात सुनी, तो ये जेंटलमैनली बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे जो है वो सारे सिनोनिम्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। यहाँ पर हम सारे अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे, जो कि है रूड, डिसकर्टियस या फिर कावर्डली। रूड का मतलब होता है बदतमीज, डिसरिस्पेक्टफुल, जो किसी की मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी को सम्मान नहीं देता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी पर्सन की बात खत्म होने से पहले अगर आप जो है वो बार बार बीच में बोल रहे हो, तो ये रूड होना होता है। ठीक है, इस तरीके से। डिसकर्टियस क्या होता है?
जिसमें जो है वो पोलाइटनेस नहीं होती है, जो रिस्पेक्टफुल नहीं होता है, उसे हम डिसकर्टियस कहते हैं। जैसे कि किसी को थैंक यू बोले बिना उसकी हेल्प को इग्नोर कर देना, ये डिसकर्टियस बिहेवियर है। यानी कि ये जो मतलब कि बेसिक थिंग्स है ना, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, ये सारी बेसिक थिंग्स है। ये यानी कि हमारी कर्टेसी को शो करती है। यानी कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं बोलते हो, किसी की हेल्प को इग्नोर कर देते हो या फिर अपनी मिस्टेक को जो है वो इग्नोर कर देते हो, सॉरी नहीं बोलते हो, तो ये डिसकर्टियस होना होता है। ठीक है, इस तरीके से। कावर्डली क्या होता है? कावर्डली का मतलब होता है कि करेज की कमी दिखाना, यानी कि जो बंदा मतलब कि थोड़ा सा डरपोक होता है, बहादुर नहीं होता, ब्रेव नहीं होता, स्पेशली डिफिकल्ट या फिर फ्राइटनिंग सिचुएशन में, उसे हम जो है वो कावर्डली कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ग्रुप में किसी को अनफेयरली ब्लेम किया जा रहा हो और कोई पर्सन सच जानते हुए भी डर के मारे जो है वो कुछ बोले नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई डांट रहा है और आपका जो कोई फ्रेंड है वो आपको सीधे मतलब कि खड़े खड़े देख रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं बीच में पढ़ूंगा तो मुझे भी 2-3 बातें सुननी पड़ जाएगी। ये होता है कावर्डली बिहेवियर। यानी कि एक तरीके से आप जो है वो सहमे हुए होते हो, आप में इतनी जो है वो हिम्मत नहीं होती है कि आप जो है वो किसी चीज़ को कन्फ्रंट कर पाओ। ये होता है किसी का कावर्डली होना। ठीक है, इस तरीके से ये सारे वर्ड्स हमने एडजेक्टिव के सेंस में पढ़े थे, इस तरीके से। ओके, अब दोस्तों हमारे जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, He showed chivalrous behavior by helping the elderly man carry his bags। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने जो है वो मतलब कि एक बूढ़े आदमी को जो है वो बैग्स कैरी करने में हेल्प करके रिस्पेक्टफुल, कंसिडरेट और हेल्पफुल बिहेवियर दिखाया, यानी कि शिवलरस बिहेवियर दिखाया। तो यहाँ पर शिवलरस का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने बिना किसी सेल्फिश रीज़न के दूसरों की हेल्प की और पोलाइट, ऑनरेबल और बिहेवियर मतलब कि अच्छा बिहेवियर जो है वो शो किया। इस तरीके से हमने समझा है कि शिवलरस यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ आई होप आपको ये सारे वर्ड्स, आज के जितने भी वर्ड्स थे वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। सारे वर्ड्स जो है वो आपको अच्छे से मतलब कि पता चल चुके हैं कि आपने जो है वो आज क्या पढ़ा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो खत्म होते हैं। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।